स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार मनुष्य को संयमित और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। बात करें माँ सरस्वती की, तो सरस्वती की उपासना के लिए 2 आराधना मंदिर है। पहला विद्यालय और दूसरा पुस्तकालय। पुस्तकालय में विद्यार्थी विस्तृत व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है, जहाँ सरस्वती के अनंत पुत्रों अर्थात गणी किताबों का संग्रह होता है, जिनके अध्ययन से मानव अपने जीवन के अशांत संधार में क्षणों में शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, ज्ञान वृद्धि के अतिरिक्त पुस्तकालयों से ज्ञान का प्रसार भी सरलता से ही होता है। पुस्तकालय के संपर्क में रहने से मनुष्य बुरे सपने और लालच से बच सकता है। पुस्तक को पढ़ते पढ़ते कभी तो मनुष्य मन ही मन प्रसन्न होता है, तो कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है। अगर आपने ये एहसास ना किया तो एक बार अनुभव करके जरूर देखिएगा। खैर, अब बात करी हमने आज के विषय पुस्तकालय की, तो उसकी जानकारी देने के लिए और पुस्तक के बारे में और भी ज्यादा गहराई से अध्ययन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको पुस्तकालय का 16 साल का तजुर्बा है। इसके अलावा अगर हम उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो रिसर्च पेपर उन्होंने 80 से भी ज्यादा लिखे हैं, जो कि नेशनल और एक इंटरनेशनल लेवल पर है। इसके अलावा सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दोस्तों 50 से ज्यादा अटेंड किए हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स की मैं बात करूं तो उनको बेस्ट प्रैक्टिसिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का अवार्ड सन 2023 में ही मिला है, और इसके अलावा काफी जर्नल्स के एडिटोरियल मेंबर भी रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विभाग से पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय जी की, जो कि आज हमारे साथ रेडियो नारद पर मौजूद हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यास्का जी। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है पुस्तकालय, और पुस्तकालय का एक अपना ही महत्व होता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी, लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है और लाइब्रेरी के क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए यास्का जी, लाइब्रेरी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है अच्छे साहित्य प्रोवाइड कराना और अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराना जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी पुस्तकालय को उस संस्था की आत्मा कहा जाता है। अगर मैं अपना विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की बात करूं तो इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है और अदर सोशल साइंस और आर्ट्स के कोर्सेज भी चलते हैं जी। तो यहाँ आके पाठक अपने विषय से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन जर्नल्स भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास और अदर प्रकार का साहित्य भी है, जैसे कंपटीशन से रिलेटेड बुक्स हैं, कहानियां हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। तो विभिन्न प्रकार के साहित्यों से ओतप्रोत हमारी लाइब्रेरी है। जब पाठक आता है तो वह अपने शैक्षणिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाता है। कभी उसका मन अशांत होता है तो वो बहुत प्रकार की बुक्स होती हैं, जैसे धार्मिक किताबें होती हैं, कहानियां होती हैं, उनको पढ़कर उसके मन को शांति भी मिलती है। कि दोनों ही चीजें होती हैं, उसकी शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है और उसका मन भी शांत रहता है। जी सर, जैसे कि आपने बताया लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किताबों का चयन करते हैं, तो पुस्तकों का चयन किस प्रकार किया जाता है? देखिए, पुस्तकों का चयन होता है वो कई प्रकार से होता है। सपोज हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिकल है, आर्ट्स सोशल साइंस है जी। तो जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तकों को चुनते हैं, फिर लाइब्रेरी को भेजते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पुस्तकों का चयन करके हमारी लाइब्रेरी को भेजते हैं। फिर हम उसको कंपाइल करते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें पहले से अवेलेबल हैं या फिर न्यू एडिशन लेता है, तो हम उसको कंपाइल करके फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। ये तो सिलेबस की बुक की बात हुई जी सर। इसके अलावा जो जनरल बुक्स होती हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, फिक्शंस हैं या और अदर प्रकार का साहित्य है, वो लाइब्रेरियन अपने सहयोगियों की सहायता से चयन करता है, फिर उनको प्रिक्वायरमेंट के लिए भेजता है। आफ्टर जो हम अप्रूवल लेते हैं अपनी अथॉरिटी से, उसके बाद हम उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर कोई भी स्टूडेंट उस किताब को ले सकता है? हाँ, जैसे हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उसके बाद वो किताबें हमारे पास आती हैं, उनकी हम एक्सेसिंग करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका बार कोड वगैरह होता है, वो करते हैं हम। जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है उसमें एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी है पूरी ऑटोमेटेड है। तो बच्चों को ये नहीं है कि हम मैनुअली करते हैं, बच्चों के अपने बार कोडेड आई कार्ड्स हैं, बुक्स भी सारी हमारी बार कोडेड हैं।
इसके अलावा वेब ओपेक भी है। वेब ओपेक होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसमें जब भी कोई विद्यार्थी आते हैं तो वो ओपेक के जरिए जो भी उसे बुक्स रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें चेक कर सकता है कि किस ऑथर की कितनी बुक्स हैं, किस पर्टिकुलर टाइटल कितने अवेलेबल हैं, वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है या किसी पर इशू है, तो उनकी मदद से उसको ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। एज अ इंडेक्स वो पसंद कर सकता है कि उसको कौन सी बुक में ज्यादा इंटरेस्ट है वो ले सकता है। हाँ, जैसे आपको जर्नलिज्म से रिलेटेड किताब चाहिए तो आपने डाला टीवी जर्नलिज्म जी, तो जैसे ही आप अपने ओपेक में उसे डालेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी किताबें होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी। उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको भाई इतनी 10 या 15 या जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं उसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और इशू करा सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आज का जमाना मॉडर्न होता जा रहा है और पहले की लाइब्रेरियां सिर्फ किताबों तक सीमित थी, लेकिन आज की लाइब्रेरी जैसे आपने अभी बताया लाइब्रेरी ऑटोमेटेड होती जा रही है। तो पहले के वक्त में और आज के वक्त में वो क्या क्या लाइब्रेरी पे फर्क पड़ा है जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी हमने करनी पड़ी है? देखिए, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि पाठक का और जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है उसका समय बचता है। जैसे हम आपने ऑनलाइन लाइब्रेरी या उसकी बात करी तो हमारे पास ऑनलाइन पुस्तकें भी हैं, अवेलेबल हैं। उसमें क्या है कि बच्चा कहीं भी बैठ के अगर कैंपस में है तो भी पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर वो घर पर भी अपने हैं तो हम रिमोट एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबको हमने लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड किए हुए हैं। उसकी मदद से जो भी ऑनलाइन साहित्य हमारी लाइब्रेरी में है वो उसे एक्सेस कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है और वो अपना यूज कर सकता है। देखिए, ऑनलाइन लाइब्रेरी दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो सब्सक्राइब रिसोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी जैसे हमारी लाइब्रेरी उनको सब्सक्राइब करती है, परचेज करती है, हम खरीदते हैं उनको। कुछ फ्री रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट की है, उसमें लाखों पुस्तकें और उसमें अदर साहित्य भी है, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट गुंटरबर्ग है, एक डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल्स है जिसमें विभिन्न प्रकार के आप शोध पत्र वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश काउंसिल ऑनलाइन लाइब्रेरी है, एक ई ज्ञान कोश भी है जो इग्नू का है अपना, उस पर भी आपको साहित्य सारा बुक्स होती हैं, वो सारी SLM जो स्टडी लर्निंग मटेरियल कहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। स्वयं है, उस स्वयं पे हम विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं और उनका मटेरियल भी प्रोवाइड होता है, लेकिन उसके लिए हमें उस पर रजिस्टर करना पड़ता है। NPTEL है जिसपे IIT और IIM के प्रोफेसर्स के वीडियो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक NCERT का प्रोडक्ट दीक्षा है ना, EG पाठशाला है, स्वयं प्रभा भी एक है जिसमें 34 DTH चैनल हैं। ये सारे यूजर कहीं से भी बैठ के इनका फायदा उठा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पुस्तकालय भी हैं, इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट का काफी सहयोग अपना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साहित्य यूजर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। जी सर, वही बात करें अदर लाइब्रेरीज की तो सर बच्चों को बचपन से ही लाइब्रेरीज में आना जाना, किताबों को इशू कराना सिखाया जाता है। स्कूल की टाइम की लाइब्रेरी की हम बात करें, महाविद्यालय की, कॉलेज की लाइब्रेरी की बात करें या विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की बात करें, इन तीनों में क्या डिफरेंस देखने को हमें मिलता है? देखिए, स्कूल लाइब्रेरी होती है तो उसमें क्या होता है, बच्चों के कोर्स से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल प्राइमरी लेवल से आते हैं तो उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड किताबें होती हैं, कहानियों की किताबें होती हैं। और इसके अलावा कॉलेज लाइब्रेरी जो होती है, जैसे बच्चा 12 करके निकलता है अपने ग्रेजुएशन लेवल पे आता है तो उस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड होती हैं, या फिर वो अरब पत्रिकाएं मैगजीन्स वगैरह पढ़ना चाहता है, कॉम्पिटिशन की तैयार करे, उनसे रिलेटेड करते हैं। हम करें विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की हायर एजुकेशन की बात, आदमी रिसर्च भी करता है तो उसमें उससे रिलेटेड आपके स्टडी जो आप करते हैं कोर्सेज उनसे रिलेटेड होती हैं। विभिन्न प्रकार के जर्नल्स होते हैं, चाहे वो प्रिंट जर्नल हो चाहे ऑनलाइन जर्नल्स हो, जो उनके शोध में काम आती हैं, वो सारी रिसोर्सेज लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। जी सर। सर बात करें हमारे आज की सोसाइटी की, क्या सिर्फ बच्चों को ही लाइब्रेरी का फायदा मिलता है या समाज के लोगों का भी लाइब्रेरी से जुड़ के उनका भविष्य बन सकता है? देखिए, लाइब्रेरी जो होती है वो सभी के लिए होती है जी। अगर हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें क्या है, जो रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं वही उसका फायदा उठा सकते हैं जी। या फिर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए, या फिर हम स्पेशल कैटेगरी में अगर मेंबरशिप दे रहे हैं तो आके पढ़ सकते हैं। एक जनरल समाज के लोगों के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है, वो हर शहरों में होती है, तो वहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति जाके बैठ सकता है, पढ़ सकता है। उसकी भी एक नॉमिनल फीस रखते हैं वो, उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद
वो उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जी सर, जैसे कि आसपास के गांव की हम बात करें, बहुत से बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाई के लिए स्कूल या कॉलेज में नहीं भेज पाते, लेकिन क्योंकि उनका मन बहुत होता है और वो अंदर से किसी भी विषय को बहुत करीब से जानना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं, तो क्या वो लोग भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं? उनके लिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं? देखिए, जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी अपनी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना कर रही हैं, जिससे उनके गांव के सारे लोग, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो वहां जाके पढ़ सकें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा पैसा, अपना फंड प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी या फिर अपने ग्राम पंचायत लेवल पे भी लाइब्रेरी खुल सके और जो भी हमारे समाज के लोग हैं उसका फायदा उठा सके। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम अगले टॉपिक की बात करें तो वक्त के साथ लोग भी एडवांस होते जा रहे हैं। अब ऑनलाइन लाइब्रेरी की बात करें, जिसे हम ई लाइब्रेरी भी कहते हैं, तो समाज के लोग उससे कैसे जुड़ सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया होती है? आप अगर शॉर्ट में हमें समझा सकें। क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो मोस्टली लोग यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर जो समाज के लोग हैं, आप यूजर को जाके उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत से लाइब्रेरी ऐसे हैं जो रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे मैं एक बात करूं, आपको मनुस्क्रिप्ट पढ़ना है तो एक मनुस्क्रिप्ट रेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया है, स्कैन की हुई है, तो एक्सेस करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा इंटरेस्ट किसमें। पुराने जमाने में हमारे घरों में सबसे पहले सुबह उठ के अपना तैयार होकर आदमी धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था, कोई रामायण पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें। कोई अपना रिलीजियस बुक्स पढ़ता है, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, कोई अपना कॉम्पिटिशन की तैयारी पढ़ता है। तो इंसान टू इंसान डिफर करता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किसमें है। जैसे मैंने बताया कि रामायण, महाभारत, वेदास, ये काफी पॉपुलर पुस्तकें हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ पॉपुलर बुक्स की बात करूं तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय हैं, एक अ सूटेबल बॉय है विक्रम सेठ की, द गाइड है मिस्टर आर के नारायणा की लिखी हुई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये हमारे महात्मा गांधी जो द्वारा लिखी गई है। अगर मैं साहित्य की बात करूं तो जैसे प्रेमचंद हैं, सूरदास, तुलसीदास और बहुत से हमारे महादेवी वर्मा, निराला, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हैं जी। जैसे प्रेमचंद की गोदान है, बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं झुम्पा लाहिरी जी, है ना। तो उनकी एक बुक है द नेम शेक, वो मोस्ट रीडेबल बुक्स में आती है। अगर मैं अपनी मिसाइल मैन की बात करूं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, उनकी सबसे पहली बुक जो थी विंग्स ऑफ फायर है ना, इंडिया 2020 है, टर्निंग पॉइंट है, इग्निटेड माइंड्स है। तो ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं जी सर। मंगलायतन विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन होने के नाते, क्योंकि आपको बहुत सालों का अनुभव भी है सर, आप लोगों को, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कि लाइब्रेरी, जैसे मैंने बताया, किसी भी संस्था की आत्मा कहा जाता है जी। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि अच्छे से अच्छा साहित्य प्रोवाइड कराना और सर्विस प्रोवाइड कराना। तो मैं सभी लोगों से यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी आए और लाइब्रेरी में जो भी संग्रहित पुस्तकें हैं या अदर रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें, जिससे उनका मानसिक विकास भी होता है और जैसे कोई स्टडी कर रहा है उनके लिए वही बेनिफिशियल रहता है। और कभी कभार देखा होगा हमारा मन उदास होता है, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो हम देखे किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं जी। तो हमारा क्या होता है कि जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे मन को शांति भी मिलती है और हमारा ज्ञान का वर्धन भी होता है। तो मेरा यही होगा ज्यादा से ज्यादा लोग लाइब्रेरी आए, उसका फायदा उठाएं, जिससे कि हमारा भी विकास हो और जब हमारा ज्ञान वर्धन होगा तो हम समाज को भी कुछ चीजें अपने ज्ञान के जरिए समझा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, पुस्तकालय वास्तव में ज्ञान का असीम भंडार है, जैसे कि डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी ने हम सभी को बताया। देश की शिक्षित जनता के लिए ये उन्नति का सर्वोत्तम साधन है। वास्तव में पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र, सद्गुरु और जीवन पंथ की संरक्षिका ही होती हैं। आज का जो हमारा विषय था पुस्तकालय, जो कि समाज के लिए कितना उपयोगी है, उसके बारे में ढेर सारी जानकारी देकर अशोक जी ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है और साथ ही हमारा ज्ञान का उजागर भी किया है। दोस्तों, अब वक्त हो गया है मेरा आपसे विदा लेने का, और जाने से पहले मैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें पुस्तकों का ज्ञान देकर हमारे आत्मविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यास्का जी, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जी। मेरा यही तो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी का यूज हो, जिससे हमारा और हमारे समाज का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, सर भी अपने संदेश में यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो पुस्तकालय से जुड़े रहें, उसका उपयोग करें। इसी के साथ मैं फिर लेकर आऊँगी एक नया प्रोग्राम, एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।